गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने यूट्यूब क्लास पर रंजन सक्सेस पाथ पर आज हम साइंस करेंगे। जैक बोर्ड 10th का जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उसके लिए आज हम अम्ल क्षारक और लवण करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक इसके परिभाषाओं को देख लेंगे। इस चैप्टर को एक ओवरव्यू के रूप में देख लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और कौन कौन से प्रश्न इसमें आएगा। फिर इसके एक चैप्टर में PYQs करवाएंगे जो अब तक सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा कि इस चैप्टर को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, दूसरी ये है कि पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 इसके आएंगे, फिर पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, तो एक पार्ट में हम इसके सारे जो प्रश्न अभ्यास है वो करवाएंगे सारे PPT के माध्यम से, और वो हमारे PPT यानी इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, और ये हमें स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से करेंगे। आज हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ओवरव्यू लेते हैं, फिर सारे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज शुरुआती में, और आप अंत तक बने रहें। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक बने रहें। एसिड, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्लास 7 में आप पढ़े होंगे एसिड के विषय में, क्षारक के विषय में, लवण के विषय में। आज उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। जो परिभाषा हम क्लास 7 में पढ़े थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ से थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूं, जैसे लिटमस पत्र। ओके, तो लिटमस पत्र आपका क्या है? लिटमस पत्र एक सूचक है। इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लिटमस पत्र एक बैंगनी रंग का रंजक है, बैंगनी रंग का रंजक है। ओके, इसका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताने के लिए किया जाता है, और इसे प्राप्त जो किया जाता है वो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, जिस पौधे का नाम है लिचेन। तो लिचेन नामक पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है जब ना तो कोई विलयन अम्लीय होता है ना क्षारकीय, तो इसकी रंग क्या होता है? बैंगनी। इसका रंग क्या होता है? बैंगनी। आप समझ आ गया, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे। साथ में आपको ये भी बता दूं, pH वैल्यू, pH मान, जैसे हम बोलेंगे pH मान, जैसे हमारे मुंह का pH मान भी होता है। अगर मुंह का pH मान 5.6 से कम हो जाए, अगर इसे डाउन हो जाए, तो हमें हमारे जो दांत है वो टूटने लगते हैं, क्षय होने लगता है, दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं दंत क्षय। अगर इसे कम हो जाए तो दंत क्षय। ठीक उसी प्रकार 5.5 अगर कम हो जाए pH मान बरसात के पानी को, तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। आपको केवल मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच में काम करती है, ये प्रास है। अगर इससे हाई pH मान होती है या इससे pH मान डाउन होती है, जैसे आप कभी कभी क्या करते होंगे, आप समझिए नॉर्मल सा, अब बरसात के पानी में पहली बार आप भीग रहे हैं। जब पहली बारिश होती है बरसात की, जून में या जुलाई में, और पहली पानी है, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है पहली, विभिन्न तरह के गैस वायुमंडल बन रहे हैं, और उस वर्षा में अम्लीय गैसों से होते हुए पानी गिर रही है, और उसमें आप भीग गए 3-4 घंटे, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ने का वजह क्या हो सकती है? क्योंकि आपका बॉडी जो है 7 से 7.8 pH प्रास में काम करती है। ओके, तो आप अम्लीय वर्षा के कारण से आपका जो pH मान है उसमें चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, या कभी इसके pH मान में गड़बड़ी होने के कारण से आपके बॉडी में बदलाव देखने को मिलता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। तो pH मान हर किसी का होता है, नींबू का, यहाँ पर हमारे पेट में HCl निकलती है, हमारे पेट में अमाशय होता है, और अमाशय से एक अम्ल निकलता है जिसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहते हैं, और इसका pH मान होता है 1.2। अगर हम लेबोरेटरी का HCl अम्ल लेते हैं और किसी इंसानी जीव पर, व्यक्ति पर या तो हम पर अगर वो किसी कारणवश पड़ जाती है, तो हमारे बॉडी पूरे जल सकते हैं।
इतनी ये हार्ड होती है और इतनी ये पावरफुल होती है एसिड। तो हम तमाम एसिड की बात करेंगे। और हम क्योंकि रिएक्शन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 आपका रिएक्शंस है, अभिक्रिया है, अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, जिसमें हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संक्षारण, विकृत गंधिता, ये तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, तमाम चीज़। लेसन 2 है हमारे क्लास 10 में। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, 3 चैप्टर धातु अधातु है, फिर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। हम लेसन 2 कर रहे हैं। और आज से मैं आपको बता दूं कि इस लेसन के साथ साथ आपको सारे कुछ मिलेगा, PDF नोट्स, और इसका पार्ट 2 आप देखना ना भूलें। ओके, चलिए ये बात होगी हमें। अब ये भी मैं बात करता हूँ अम्ल के विषय में। जैसे हमारे घर में टमाटर होता है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कुछ हम पदार्थ वस्तु का नाम लेते हैं जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो हम समझ पाएंगे। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दही या फिर दूध, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि हम इसे यूज करते हैं, हम इसे खाते हैं, पीते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बचपन से करते हुए। लैक्टिक हो गया। नींबू, जिसमें हम सिट्रिक अम्ल भी कह देंगे, सिट्रिक नींबू, सिरका, सिट्रिक। सीटी का डंक, अगर हम बात करें सीटी अगर हमें काट लेती है तो हमें जलन महसूस होती है, इसे मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मैथेनोइक। ओके। अगर हमें नेटल के जो पौधा होता है जिसे हम बिच्छू पौधा कहते हैं, उसमें भी मैथेनोइक डंक पाया जाता है। अगर बिच्छू काट ले तो बहुत पेन होता है, जलन होता है, दर्द होता है, हमारे बॉडी में हमारे जो रक्त है उसमें चला जाता है उसका डंक, क्योंकि हमारे रक्त का pH मान कितना होता है। अगर मैं बात करूं रक्त का pH मान कितना, 7.4। रक्त का pH मान 7.4। ये pH मान हमारा पसीना का भी है, जो हमारे बॉडी का पसीना निकलता है। और 7.4 हमारे शरीर का आंसू है, उसका pH मान 7.4 है, आंसू का भी। तो आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको किस प्रकार से समझना है, पढ़ना है और ओवरव्यू लेना है, फिर हम इन तमाम चीज़ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ तक बात आ गई। तो आप देखते हैं कि हम जितने भी चीज़ खाते हैं, टमाटर या फिर इमली, नींबू, संतरा, दही, सब में एसिड पाए जाते हैं। तो एसिड का क्या परिभाषा होना चाहिए? तो वैसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या हम ये परिभाषा लिखेंगे? नहीं। वैसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या ये परिभाषा लिखेंगे? नहीं। तो क्लास 10 में हम क्या करते हैं, विभिन्न रसायन शास्त्री ने जो डिफिनेशन दिए हैं उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसका नाम तो नहीं लेना है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इन तमाम अम्ल को एक हम बीकर लेते हैं, बड़ा सा बर्तन लेते हैं और इसमें हम पानी भर लेते हैं, पानी का सूत्र H2O होता है। ओके, अगर हम इस पानी में, बोतल में क्या करेंगे, बीकर में कोई एसिड हम डाल देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई एसिड हम यहाँ पर गिरा रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल रही है, H+ आयन। अब H+ आयन कैसे निकलेगा ये हमें पता चलेगा pH स्केल से। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करती है, या फिर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं pH स्केल, हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये आयन को ज्ञात करने के लिए, इसके सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज हम करते हैं उसे बोलते हैं pH स्केल। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। pH स्केल में 0 से 14 तक संख्या होती है, 0 से 14 तक, और बीचों बीच में 7 होती है। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो एसिड है, ये क्या है, आम्ल है। 7 से अधिक है तो क्षारक है, और 7 है, टोटल 7 है तो ये उदासीन है, उदासीन है। ओके, आपको ये भी बता दूं कि जितना अग्नि के अम्ल, जितना pH मान
कम होगा उतना अम्ल का प्रभाव अधिक होगा। इसका मतलब है अगर किसी विलयन का pH मान 1 है, 5 है, तो सबसे ज़्यादा खट्टा ये होगा, सबसे अधिक ये होगा, ठीक है, खट्टा में। अगर किसी विलयन का pH मान, जैसे दूध का pH मान 6 है, तो दूध हल्का फुल्का मीठा लगता है, ताज़ा दूध, दही बन जाने पर वो 6 से कम हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 5 से कम हो जाएगा। ठीक है सर, जठर रस उसका pH मान 1.2 होता है, जो हमारे पेट से निकलता है HCl बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एसिड को किसी विलयन में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो वहाँ पर H+ आयन प्रदान करता है। इसका परिभाषा हम लिखेंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। इसका परिभाषा आ गया। स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इतना सा परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और निकल पाएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl, H+ का साइन, Cl-। एग्जाम्पल दे करके हम निकल जाएंगे। एक दो और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अम्ल में, जैसे H2SO4, H2 + SO4-। ठीक है, एसिड का परिभाषा दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल में छाप सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल आप दे करके नीचे लिख सकते हैं, टमाटर, अचार, दही, इमली, नींबू, तमाम चीज़। क्षारक उसी प्रकार से अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो यहाँ से हमें OH- आयन प्रदान करेगी जल के साथ। अगर हम जल में किसी क्षारक को घोलते हैं तो OH- आयन हमें प्राप्त होता है। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? अम्ल का परिभाषा जिस प्रकार से लिखेंगे उस प्रकार इसका भी लिखेंगे। क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। हम एग्जाम्पल दे देंगे। हमारे पास मिटावन तो है नहीं, मैं हाथ का यूज कर रहा हूँ इसे मिटाने के लिए। अब अम्ल और क्षारक हम चर्चा कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिए थे? H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्रत्येक परिभाषा में आपको एक डिफिनेशन देना है, ओके। प्रत्येक जितने भी परिभाषा आएगा, क्षारक ए पानी के साथ मिलकर क्या देता है? OH-। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। और ये लाल को नीला करते हैं। नीला तो नीले, जो भी लिखिए, नीला लिखिए, नीले लिखिए, नीला लिख देते हैं। हो गया। लिटमस पत्र बता दिए, थैलाफाइटा कैटेगरी का लिचेन नामक पौधे से मिलता है। हम सूचक की तरह यूज करते हैं। सूचक ये भी देखिए, जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताए, जो अम्ल और क्षारक के बारे में बताए, उसे सूचक कहेंगे। सूचक दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में हम पत्ता गोभी ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, और हम कृत्रिम में ले सकते हैं मैथिल ऑरेंज, जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है। फिनोल्फथैलिन, ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। पेटोनिया, हाइड्रेंजिया, बहुत कुछ है, ओके। एक टॉपिक होता है गंधीय सूचक। तो कुछ ऐसे पदार्थ होता है जिसका स्वाद अम्लीय और क्षारक के माध्यम में बदल जाती है, उसे बोलते हैं गंधीय सूचक, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसको अभी हम इग्नोर करते हैं, और जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर पार्ट 2 में हम तमाम चीज़ बात करेंगे, और PPT के माध्यम से, PPT और PDF, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, उसके माध्यम से, क्योंकि अकेला एक टीचर हूँ और सारे कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, और खुद की मैं तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, अब हम लवण की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इतना तो जानते होंगे कि अम्ल और क्षारक ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेंगे। हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व हैं। इसमें से धातु हैं और अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं,
अब इसमें से धातुएं कितने हैं 92, अधातु कितने हैं 20 आसपास अप्रॉक्स में, उपधातु की संख्या भी है। ठीक है, आप चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आम्ल और क्षारक, आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, क्षारक भी अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक है लवण। तो जब आम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है, जब आम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो जल बनाने के साथ साथ एक यौगिक का निर्माण करती है, उस यौगिक को हम लवण कह सकते हैं। परिभाषा भी आप ऐसा ही लिखिए, जब आम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करती है तो जल के निर्माण के साथ एक यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम लवण कहते हैं। ओके, मैं इसको एग्जांपल लिख दूं और समझा दूं। आम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, कई प्रकार का आप एग्जांपल दे सकते हैं। आम्ल में हम HCl अम्ल लेते हैं, क्षारक में NaOH लेते हैं, जिसे हम साबुन भी कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यहाँ से लवण के रूप में NaCl मिलेगा और जल मिलेगा, ये हमारा लवण है। लवण का परिभाषा आपको मिल गया देखने को। और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। हम एक एग्जाम्पल इसलिए दिए, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल, एक परिभाषा के साथ अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा परिभाषा लिंक है तो मैं उसको बताने का प्रयास मैं हूँ और करूँगा, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लिया हूँ। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनी का मतलब होता है उदासीन कर देना। जब आम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो आम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देगा और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा, और इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल में आप लिख सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं समझा दूं, अगर गर्मी में आपके घर में सब्जी बना हो, सब्जी खट्टा हो जाए या दाल खट्टा हो जाए, तो शाम के समय में आप उसमें क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा थोड़ा सा। अगर बेकिंग सोडा मिला देते हैं हल्का सा तो उनकी खट्टाई थोड़ी सी कम हो जाती है और हम उसे खा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है दूध के रूप में। अगर ताज़ा दूध होता है उसका pH मान 6 होता है, pH वैल्यू 6 होता है। एक ग्वाला उसमें खाने वाला सोडा मिलाता है NaHCO3, और खाने वाला सोडा उसमें मिला करके उसका pH मान 6 से अधिक कर देता है, यानी कि 7-8 अधिक बढ़ा देता है। और इतना करने के बाद इसका pH मान, दूध का pH मान जब ये हाई हो जाती है, इस प्रकार वो ग्वाला क्या करता है, दूध को सेल कर सकता है, अपने आसपास इलाके में बेच सकता है आराम से, और वह दूध खराब नहीं होता, खट्टा नहीं होता है, उसको दही बनने में अधिक समय लगता है। ये भी एक आपका अभ्यास का प्रश्न है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये समझेंगे उदासीन करने का मतलब है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम केवल एक गिलास में केवल हम इसमें नींबू घोल लेते हैं और पानी के साथ नींबू, इससे पानी भी है और नींबू भी है, तो इसको पीना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन क्योंकि ये एसिड है, ये एसिड है हमारा, ठीक है। लेकिन अगर नींबू उसमें डाल दिए, पानी तो है पहले से, और इनके साथ नमक डाल दिए, इनके साथ हम नमक डाल दिए, NaCl डाल दिए, अब इसको हम आराम से पी सकते हैं। इसलिए आम्ल और क्षारक, ठीक उसी प्रकार जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो या कड़वा हो, कुछ भी, हमारे जो भोजन है हमारे अमाशय तक पहुँचती है और हमारे अमाशय में HCl अम्ल निकलती है। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल, और ये हमारे भोजन को अम्लीय बनाती है। और जब ये अम्लीय बन जाती है तो हमारे अमाशय में बहुत सारे वहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन वगैरह। उसके बाद नीचे क्षुद्रांत में भोजन जाती है, वहाँ बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वो भोजन को पचाने का काम करती है। तो हमें तमाम से समझना है। अब इतना तो बात हो गई, अब हम आगे चलेंगे। टॉपिक हमारे पास है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। हम इनकी चर्चा पहले कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए हमारे जो सब्जेक्ट में है उसमें लवण परिवार भी है। लवण परिवार में नमक, और नमक से बहुत सारे यौगिक बनते हैं। एक टॉपिक है कलौर क्षार प्रक्रिया, जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। कलौर क्षार प्रक्रिया मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं तो भूल जाऊँगा। कलौर क्षार प्रक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम आगे चलते हैं और वो टॉपिक है हमारा बीरंजक चूर्ण। तो बीरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, गर्मी के दिन, बरसात के दिनों में जब हमारे जो कुएं होते हैं लबालब हो जाता है पानी से, और आसपास के गंदगी के कारण से, पानी भरने के कारण से उसमें कीड़े कीटाणु देखने को नज़र आते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, अपने कुएं में ब्लीचिंग पाउडर अगर डाल देते हैं तो पानी हमारा साफ रहता है और कीटाणु से रहित रहता है। तो इसका यूज भी पूछेगा, इसका रासायनिक नाम पूछेगा, इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 बनता कैसे है, निर्माण कैसे होता है, CaOH2 + Cl2। और ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। आप देखिए कितने सारा सूत्र है। बुझा हुआ चूना ये है, तो बुझा हुआ चूना कैसे बना, तो आप एक और परिभाषा देखिए, CaO + H2O। अगर हम, ये है बिना बुझा चूना, जैसे हम अगर समझाऊँ, बिना बुझा हुआ चूना अगर मैं समझाऊँ, जैसे अगर मार्केट से हम लोग चूना को ले आते हैं सफ़ेदी कराने के लिए, तो पैक रहता है कागज़ में या फिर प्लास्टिक में, उससे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे इसको हम पानी में खोलते हैं पैकेट को, अब पानी में रखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, बुलबुले देखने को मिलता है। जैसे हम पानी में इसको डाल देते हैं चूने को, तो इसमें एकदम बुलबुले नज़र आते हैं, और बुलबुले निकलने के साथ साथ में गैस, वाष्प और उष्मा भी निकलती है। अगर ये प्लास्टिक का हो तो प्लास्टिक का बर्तन भी जल जाए, इतनी उसमें हीट होती है, इतनी उसमें गर्मी होती है। अब क्योंकि पानी के साथ इसे मिलाते हैं तो ये बुझ जाता है। इसका मतलब एक नया यहाँ पर बन गया CaOH2। अब ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। तो जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया होती है तो हमें बीरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, बीरंजक चूर्ण के साथ एक और यौगिक बनता है। खैर उसकी हम बात अलग स्लाइड में करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता दूं। अब इसका यूज़, इसका यूसेज, इसका उपयोग को आप जानिए। पहले उपयोग में नंबर 1, पीने वाला पानी को साफ करने में, कीटाणु को मारने में, कीटाणुओं से सुरक्षा बनाने में। ठीक है, आप कह सकते हैं पीने वाले पानी को साफ करने में, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा। और दूसरा हो गया कपड़ों के विरंजन करने में। जैसे लॉन्ड्री होता है, धोबी खाने होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े को धो लेते हैं और इस विरंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर को उसमें डाल करके कपड़े को प्रेस मारते हैं। कपड़ा एकदम सुंदर सा लगता है, एकदम नया सा लगता है। तो कपड़े के विरंजन के लिए। ठीक है, दूसरी है सूती का जो कपड़ा होता है, लेनिन, सूती, लेनिन, तो इन सब कपड़ों, सूती और लिनेन, इन सब कपड़ों के विरंजन में, लकड़ी जो फर्नीचर का सामान होता है, लकड़ी के जो मज्जा होता है, बीच का जो भाग होता है, कोर जो क्षेत्र होता है, जो खुरदरे सतह होती है, उसको चिकना करने में इसका यूज होता है। हम कह सकते हैं कि लकड़ी के मज्जा या लकड़ी के खुरदरे पार्ट को चिकना करने में हो गया। कई रासायनिक उद्योग में इसका उपचार के रूप में होता है, रासायनिक उपचार के रूप में उद्योगों में। ठीक है, तो इसका यूज है। ओके, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास टॉपिक है बेकिंग सोडा। इसका सूत्र है NaHCO3। हम इसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, इसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा।
अब खाने वाला सोडा है तो इसका यूज भी हम समझिए ध्यान से, यूसेज पढ़ना है, निर्माण तो बाद में पढ़ेंगे। यूज पहला हो गया अग्नि को बुताने में, अग्निशामक के रूप में। अगर कहीं आग लग जाए, अगर मान लेते हैं जैसे बैंक में CO2 होता है, हमारे घर में खाने वाला सोडा है, अगर ऐसे चीज़ों पर आग लग जाए जिसमें हम पानी नहीं डाल सकते हैं, जहाँ पर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर पानी में नहीं डाल सकते हैं बुझाने के लिए। तो अगर खाने वाला सोडा है, अगर हम उसे ऊपर से छिड़क देते हैं काफ़ी मात्रा में, तो आग को बुझा देती है। ठीक है, पहला यूज हो गया। दूसरा हो गया खाना को जल्दी पकाने में। तीसरा यूज हम लोग देखते हैं केक, पाव रोटी, खस्ता, ये सब जो चीज़ें होती है वो एकदम मुलायम होती है, फूल जाती है। हमारे घर में पकवान बनता है, फुलौरी वगैरह सब कुछ बनता है, उसमें भी इसका यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि पकवान, केक, खस्ता, पाव रोटी, ये सबको फुलाने, मुलायम करने में। पहला प्रयोग अग्नि को बुताने में, अग्निशामक रूप में। दूसरा खाने को जल्दी पकाने में, केक, खस्ता, ये सबको फुलाने में। ठीक है, और चौथा हम इसका यूज हम ये भी कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज पेट की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी, उसको हटाने में। अति अम्लता, अति अम्लता का मतलब है एक रोग है अति अम्लता। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे जो पेट है HCl अम्ल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और हम एसिडिटी से ग्रसित हो जाते हैं। उस दौरान हम क्या करेंगे, अगर हम बेकिंग सोडा हल्का सा लेते हैं, और बेकिंग सोडा नियमित रूप से अगर हम लेंगे तो एक औषधि के रूप में हो सकता है। हम डेली भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक, औषधि के रूप में। आगे है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब होता है सर्फ, हम कह सकते हैं डिटर्जेंट, जैसे हम लोग घर में हम लोग सर्फ कहते हैं देहाती भाषा में। तो कपड़े धोने में इसका सूत्र है आपका सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। तो इसका यूज सबसे पहले पॉइंट लिखना है बोरेक्स, बोरेक्स के उत्पादन में। दूसरा यूज लिखना है जो पानी, कहीं कहीं का पानी कठोर होता है, उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज होता है। और घर के साफ सफाई में, बर्तन धोने में, कपड़े साफ करने में, इस सब में। और इसका यूज कांच, शीशा, कागज़, इन सब के उद्योग में। जो कागज़ उतना फ्रेश लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि इन तमाम रासायनिक चीज़ों का यूज होता है, ओके, केमिकल्स का यूज होता है। जो हमारे कॉपी का पेज होता है, किताबों की जो पुस्तक होती है, उन सब में कांच के बर्तन उतना साफ़ सुथरा क्लीन क्यों होता है? क्योंकि इन सब रासायनिक का यूज होता है। ओके, हमें लिखना है। अब हमारे पास टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र मैं लिख दूँ, ऐसे मिटाना पड़ेगा, जिसका मैं सूत्र लिख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ जैसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में कहीं चोट आती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको एक जगह अस्थिर करने में या एक जगह उसको सही करने में, उस हड्डी की मरम्मत करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एक पट्टी वगैरह बांध देते हैं, उसके ऊपर एक श्वेत रंग का चूर्ण लगाते हैं और उसको पानी से भिगो करके उसको एकदम टाइट कर देते हैं, एक जगह अस्थिर कर देते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक चूर्ण है, एक सफ़ेद, एक श्वेत चूर्ण है। ठीक है, जैसे आटा होता है, जैसे बेसन होता है, जिस प्रकार से, और उसी प्रकार एक चूर्ण है ये, ठीक, श्वेत रंग का। अब ये जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि अगर मैं बोलूँ CaSO4 इंटू ½ अगर इसके साथ 1.5 गुना पानी अभिक्रिया करे तो एक जिप्सम बन जाती है, एक नई पदार्थ बन जाती है, उसको बोलते हैं जिप्सम। तो यहाँ पर जिप्सम का भी सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये है जिप्सम और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2-3 परिभाषा देखने को मिलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं। आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, यानी कि सूखे बर्तन में क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये श्वेत रंग का चूर्ण है और पानी के साथ मिल करके अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ बनाती है, जिसे हम जिप्सम कहेंगे। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसे पानी से बचाने के लिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। हो गया। अब इसका यूज पढ़ना है। इसका यूज हम बात करें, अगर इससे बात करें तो घरों में जो फर्श होती है, दीवार होती है, उसको चिकना करने में, जो घर के बड़े बड़े होटल्स होते हैं, अच्छे अच्छे जो घर होते हैं, वालपट्टी लगा होता है,
तो उसमें आमतौर पर कहा जाता है कि उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया गया है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे सजावट के सामान बनाने में, खिलौने बनाने में, 2 पॉइंट आ गया। विभिन्न प्रकार की मूर्ति बनाने में, छोटे से बड़े लेकर के, 2 पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे हड्डी, टूटी हुई हड्डी को मरम्मत करने में, एक जगह अस्थिर करने में डॉक्टर के द्वारा। चौथा, जो घर को जो खिड़कियाँ होती हैं वो खिड़कियों, शीशे की खिड़कियाँ, वो शीशे की खिड़कियाँ को लगाने में इसका यूज होता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ तक तो बात हो गई है। और बेकिंग सोडा, धान सोडा, प्लस पेरिस, जिप्सम और इनके साथ मैंने आपको बताया पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो स्केल का यूज़ हम करते हैं उसे बोलते हैं पीएच स्केल। 0 से 14 तक संख्याएं होती है। 7 से कम अम्ल है, 7 से अधिक क्षारक है। अगर किसी पीएच मान 7 से अधिक है और काफ़ी अधिक है, अगर 9 है, 10 है तो अधिक क्षारकीय होगी। अगर 7 है तो जैसे शुद्ध रक्त, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। अगर मैं समझा देता हूँ, अगर किसी विलयन का एक विलयन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इसका पीएच मान 1 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 11 है, इसका 3 है। इसमें सबसे अधिक क्षारकीय क्या है? सबसे अधिक क्षारकीय तो ये है, सबसे अधिक क्षारकीय, सबसे अधिक क्षारकीय। अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक अम्लीय इसमें कौन सा है, तो सबसे कम वाला, सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय। अगर इसी में से मैं बात करूँगा सबसे कम अम्लीय कौन है, तो सबसे कम ये है, सबसे कम अम्लीय। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 8 लेते हैं और इसको आप रखते हैं, ये सबसे कम क्षारकीय है। तो किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है, आपको रीड करना है और आपको सबसे पहले NCERT पढ़ना है। आपको NCERT पुस्तक को पढ़ना है, ठीक है। तो आज इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आएंगे और जो टॉपिक बच गया, कलोर क्षार प्रक्रिया और आम्ल का अभिक्रियाएं, आम्ल धातु के साथ कैसे विक्रिया करती है, आम्ल धातु क्षार के साथ कैसे विक्रिया करती है, आम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे विक्रिया करती है, क्षारक की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, आम्ल और क्षारक में अंतर पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर, और लवण परिवार पढ़ेंगे। उसके बाद इन सब का जो भी हम यूज किए हैं, एक ओवरव्यू लिए हैं आपको, इसको हम बताएंगे पीपीटी के माध्यम से, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका यूज, तमाम चीज़ और इस पर बनने वाला क्वेश्चन। फिर एक पार्ट हम ले आएंगे और उसमें हम PYQs करवाएंगे। PYQs का मतलब होता है पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेसन से, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आंसर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका पार्ट 2 अवश्य रूप से देखिए। धन्यवाद।